बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 2 दिन मैंने यूट्यूब से छुट्टी ली। इन 2 दिनों में मैं अपने गांव में था और वहाँ की सूरत हाल जो मैंने देखी, मैं इस पर मजबूर हो गया कि वहाँ के लोगों की जो आवाज़ है वो वहाँ के जो MPA हैं, MNA हैं और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन तक पहुँचाऊँ कि वो किस हाल में रोज़ा रख रहे हैं, सहरी किस टाइम करते हैं, अफ्तार के टाइम क्या सूरत हाल होती है। बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है। ये सिर्फ बिजली और गैस पर नहीं है, वहाँ पर जो मोबाइल नेटवर्क है वो भी इस सिलसिले में काम नहीं करता। और अगर मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूं तो आप शर्म के मारे पानी पानी हो जाएंगे कि वहाँ पर पिछले यानी 2013 से अब तक PTI की ही गवर्नमेंट है। और जब वहाँ के हम लोगों से पूछते हैं कि आपने वहाँ के अवाम के लिए क्या किया है, तो कागज़ी रिफॉर्म्स के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी भी हमारे इलाके में दोनों MPA MNA PTI से हैं। हमारे ना सहरी के टाइम आपको गैस मिलेगी ना इफ्तार के टाइम, अगर मिलेगी भी तो उसकी जो पावर है वो इतनी तेज़ है नहीं कि आप रोटी और हांडी बना सकें। इसके अलावा वहाँ पर नेटवर्क का इशू अभी भी है। 2024 में हम जी रहे हैं और आप लोगों को भी पता है इस दौर में कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने नेट को सुस्त किया हुआ है और सूबाई हुकूमत ने मेरे इलाके में जो लाइट चली जाती है तो साथ ही नेटवर्क भी चला जाता है। जो वहाँ के नौजवान हैं वो लोग तगदो कर रहे हैं ताकि नेटवर्क किसी तरह बहाल सके। आजकल आप इंटरनेट के इस्तेमाल से और लोगों के साथ कनेक्शन का जो एक अलमिया है वो इस हद तक पहुंच चुका है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप दूसरों के मुकाबले में पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये वो मसाइल है जिस पर आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो वहाँ के नुमाइंदगान हैं MPA MNA वो इस खबर को गौर से सुने, इस व्लॉग को गौर से देखें और फिर इस पर हमें रद्द-ए-अमल दे दें। और सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं, ये जो मसाइल है इसको ठीक करें। रमज़ान में भी जो मेरे गांव के लोग हैं उनको सुकून नहीं है। वहाँ अब भी रमज़ान की हालत में भी जो हालात हैं वो नहीं बदले और जो PTI है और वहाँ के MNA MPA है वो गायब हैं। वो इस पूरे मंजर में आप उनके नाम नहीं देखेंगे अनटिल अनलेस इलाके के लोग उनको अप्रोच करें। वो भी खुद नहीं जाएंगे आपके साथ, कि वो खुद जाए और हालात का जायज़ा ले और अहकामात जारी करें। वो अपने किसी नुमाइंदे को भेजते हैं और कहते हैं कि जी आप ये ठीक कर लें। इसके अलावा अवाम के लिए कम से कम रमज़ान में तो MNA MPA और जो दूसरे हुकाम है उनको तो चाहिए कि अवाम को तकलीफ ना दें। लेकिन आपको लगेगा यहाँ पर MNA भी गायब है, MPA भी गायब है। मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ उस गांव का जो MNA का हल्का है वो नौशहरा 2 है, NF 34, और जो MPA का है वो है PK 89 नौशहरा 5। अब यहाँ से दोनों जो उम्मीदवार है, एक हैं जुल्फ़िकार अली जो MNA मुंतखब हुए हैं और दूसरे इशफाक अहमद जो MPA मुंतखब हुआ है। अगर आप इनको गौर से देखें तो इन्होंने 2024 के इलेक्शन में अगर जुल्फ़िकार साहब को देखें तो जुल्फ़िकार अली ने 95,652 वोट दिए और उन्होंने इमरान खटक जो 2 दफ़ा उस हल्के से MNA मुंतखब हुआ था उसको हराया। उसने 32,698 वोट्स लिए। इसी तरह अगर आप देखें तो जो लीड हासिल है वो 62,954 है, यानी 62,954 वोट से जुल्फ़िकार साहब ने जीता है। आप सोच सकते हैं कि अवाम यानी हल्के के जो लोग हैं वो किस हद तक इन लोगों के साथ खड़े थे जब इलेक्शन था। इस तरह अगर आप इशफाक अहमद को देख लें तो इन्होंने PK 89 नौशहरा 5 से 30,416 वोट लिए थे और जो मियाँ इफ्तिखार हुसैन है जिसको हराया था उसने 15,630 वोट लिए। इस तरह अगर आप इशफाक अहमद की लीड देखें तो वो 14,786 है। अब इसमें आप मवाजना कर सकते हैं कि एक में जो MNA है मतलब बड़ा वोट है तो वो 62,000 की लीड से जीत रहा है और दूसरा जो MPA है उसको सिर्फ 30,000 वोट पड़ा है, 30,416। अगर आप इस मवाजना करें, इस कंपैरिजन को देख लें तो इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव है कि जितने वोट MNA की सीट को पड़ने चाहिए थे उतने ही वोट
MPA की सीट को भी पड़नी चाहिए, लेकिन MPA की सीट को तोड़े पड़े हैं, MNA की सीट को तो ज़्यादा पड़े हैं। ये एक अलग बहस है, लेकिन बताना आपको ये मकसद था कि जुल्फ़िकार अली जो है वो 62,954 वोट से जीता है और इशफाक अहमद 14,786 वोटों से जीता है। तो जब हल्के के लोग आप पर इतने ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अगर सूरत हाल देख ले तो क्या आप लोगों को ये नहीं पूछ सकते कि जी आपके इलाके में सहरी के टाइम गैस है कि नहीं है, इफ्तार के टाइम गैस है कि नहीं, लोड शेडिंग किस हद तक होती है। जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की एक स्टांस है, इनका जो एक मौक़िफ़ है कि हम उन इलाकों में बिजली लोड शेडिंग करते हैं जहाँ तक वो लोग बिल नहीं पे करते। मेरे इलाके में आप बिल रेशो उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा होगा। जो आसपास के लोग हैं अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं है। फिर लोड शेडिंग इस हद तक क्यों है? क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया 3-3 घंटे लाइट नहीं होती थी। अफ्तार के टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाए, फिर तरावीह के टाइम, नमाज का टाइम, उसके बाद फिर नहीं, फिर सहरी के टाइम थोड़ी देर के लिए आ जाए, फिर उसके बाद नहीं। तो क्या वहाँ के लोग कोई काम नहीं करेंगे? और ये सिर्फ लोड शेडिंग नहीं है, ये लोड शेडिंग के बायस जो नेटवर्क काम नहीं करता, और नेटवर्क काम नहीं करता तो हमारे इलाके के जो बहुत सारे लोग हैं वो मुसाफिर हैं। सऊदीया, UAE, कतर, ओमान, कुवैत, इस जगह पर वो लोग आबाद हैं। अपनों से राब्ते में रखना, अपनों के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, ये बहुत अहम है। और ये तब इंसान को पता चलता है जब उनके खुद घर का कोई नुमाइंदा वो बाहर चला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इलाके के एक नौजवान हैं मोहम्मद आतिफुल्ला, उससे मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि हमने इंजीनियर से भी बात की, हमने जो मुतल्लिका हुकाम थे उनसे भी बात की कि आप हमें इस नेटवर्क का कुछ फिक्र करें, क्योंकि इलाके के बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इस पर कारोबार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने प्यारों से बात करने के लिए इससे जुड़े हुए हैं। तो ये अगर आप उसकी बैटरी बढ़ा दें या आप लोड शेडिंग कम करें और जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो टावर लगा हुआ है उसमें जो चीज़ें कमी है या जिस चीज़ की कमी है वो अगर पूरा कर लिया जाए तो मतलब जो हमारा मसला है गांव का नेटवर्क इशू है वो हल हो जाएगा। इसके बाद आज भी जो अहले इलाका है उन्होंने सरेंडर भरा है, सरेंडर भरने पर मजबूर थे। मतलब ये इतने गरीब लोग हैं कि अगर वो कहते हैं कि हम अगर एहतजाज करेंगे तो लोगों को क्या कमा के देंगे, मतलब अपने प्यारों को, अपने बच्चों को पेट कैसे पालेंगे? अगर ये लोग दिहाड़ी नहीं कमाएंगे, रात को क्या लेके जाएंगे? इस वजह से वो लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। और वो जुल्म क्या है कि वो आसान रास्ता चुन लेते हैं कि हम सिलेंडर भर देंगे, गैस नहीं है, गैस की मतलब बारी बारी बिल आते हैं वो भी भर देंगे, सिलेंडर अलग से भर देंगे, लेकिन बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है, यही हुक्मरान तबका, यही MNA MPA ये हमारे लोगों की चापलूसियाँ भी करते हैं, हमारे लोगों की खुशामदेही भी करते हैं। और जब टाइम वक्त आता है कि ये कुछ करके दिखाएं, उस टाइम फिर आप इनकी जो प्रेजेंस है या इनकी जो मौजूदगी है वो आप देखेंगे कि वो लोग अपने मंजर से गायब हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि हमारे इलाके के जो लोग थे वो आज असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे इलाके के हैं उनको मिले, उनको एक एप्लीकेशन दी और उनको बताया कि ये कब तक चलेगा। मतलब सहरी के टाइम भी नहीं होता, इफ्तार के टाइम भी लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, ये क्या है? लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे? हमारे इलाके के बहुत से लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, वहाँ पर लकड़ियाँ है, वो चूल्हा जला सकते हैं, आग जला सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी तो थोड़ी सी जो आपको रिसोर्सेज है वो तो चाहिए कि आप लकड़ी लेके आएंगे आग जलाने के लिए। तो जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? वो निहार मुँह रोज़ा रखेंगे, वो बग़ैर कुछ खाए पिए इफ्तार करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पेश नज़र जो लोग थे वो AC ऑफिस गए। फिर आप मज़े की बात देख लें, ज़रा इसको गौर से सुनिए कि जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सुनादन गैस के जो लोग थे उनसे जब राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने गैस बहाल किया, वो भी सिफारिश पे। जो MNA साहब के एक नुमाइंदे ने इंटरवीन किया तो उन्होंने सिफारिश पे फिर उसको बहाल किया।
لیکن پھر جب علاقے کے لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جو یہ میٹر ہے یہ رات کے لوگ کچھ نشئی لوگ آ جاتے ہیں اور یہ لے کے جاتے ہیں، اس لیے نا یہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ اس حکام کی جو کوتاہی اور نالائکی ہے وہ ذرا ملاحظہ کریں کہ کیا اس کے لیے کچھ مطلب حفاظتی اقدامات نہیں ہے کہ آپ نے اس میٹر کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کیا یہ میٹر اسی طرح ہے کہ کوئی بھی نشئی آ جائیں، چاہے وہ آئس والا ہو، افیون والا ہو، چرس والا ہو، اور اس کو نکال کے لے جائیں؟ کیا اس طرح پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہوگا یا نہیں، لیکن یہ وہ ٹیکٹس ہیں جو ہم عوام کو بتاتے ہیں اور یہ اپنی نالائکی اور اپنی کوتاہی چھپا دیتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے۔ اب بھی میری درخواست ہے جو ان کے سپوکس پرسن ہیں وزیر خیبر پختونخوا کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی، شفیق جان صاحب، آپ بھی اس معاملے کو دیکھ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو این اے 34 ہیں اور پی کے 89 ہیں، جس سے آپ کے معزز اراکین جو اسمبلی ہیں، چاہے وہ ایم این اے ذوالفقار علی صاحب ہو یا چاہے وہ ایم پی اے اشفاق احمد صاحب ہو، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو میں نے 2 دن ادھر آبزرو کیا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کسی سنا نہیں، لیکن جو ان کے لوگ ہیں، جو ایم این اے ایم پی اے ہے، وہ رسپانسبل ہے۔ آپ نے ان علاقے سے اتنا بھاری لیڈ سے جیتا ہے، جو بڑے بڑے پلیئرز تھے سیاست کے جیسے میاں افتخار حسین، وہ ہار گئے، اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کر لیں تو اشفاق احمد بہت جونیئر ہے اس کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی عوام کی تکلیف کا درد اگر آپ کے سینے میں نہیں ہے اور عوام کے لیے آپ کا مطلب کچھ ویژن نہیں ہے کہ آپ عوام کے لیے کچھ کریں، تو پھر حالات جو کہ تو رہیں گے۔ گیس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، جو وہ ہے الیکٹریسٹی مطلب بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کم کر دیا جائے، اور جو حکومتی موقف ہے نا وہ میں مسترد کرتا ہوں، کیونکہ میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بجلی چوری کرنے میں ملوث ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بل نہ جمع کر رہا ہو، اور اس سے بڑھ کر کہ آپ جب گاؤں جاتے ہیں، جیسے ہم اسلام آباد سے گاؤں جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں سگنل اور نیٹ ورک بڑا ایشو ہے۔ تو یہ اہم ایشوز ہیں، اس کو جتنا جلدی ہو سکے ریزالو کریں۔ جو میرا علاقہ ہے اور وہاں کے ارد گرد جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو آپ اس طرح کی سرگرمی میں انوالو کریں تاکہ آپ ان یوتھ سے فائدہ لیں، اور اگر نہیں لینا تو پھر حکومت تو چلی جائے گی، لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی کا اور احتساب کا وقت آئے گا پھر آپ لوگ کٹہرے میں ہوں گے اور ہمارے عوام جو ہے وہ آپ کا احتساب کریں گے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔